स्वागत है आपका एसएस क्लासेस में। जैसा कि पता होगा ये जो अभी क्लास चल रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 का आप लोग का यहाँ पे क्लास चल रहा है। इससे पहले में यहाँ पे दो वीडियो ऑलरेडी इस सीरीज का यहाँ पे चल हो गए हैं, जिसमें कि एनसीईआरटी ज्योग्राफी का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 हम आप लोग को बता दिए थे। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 अगर के आपने नहीं देखा है, जिसमें कि हम आपको सौर मंडल में पृथ्वी और ग्लोब अक्षांश देशांतर पढ़ा दिए हैं, तो पहले जाकर उसको देख लीजिए। उसके बाद आज का जो ये सेशन होने वाला है चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 देखिएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने विषय वस्तु के ओर। आखिर में हम देखते हैं कि क्या आपका यहाँ पे दिया गया है चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में। जैसे ही अगर के चैप्टर नंबर 3 में आइएगा क्लास 6 का एनसीईआरटी बुक्स में, जिसका नाम है, अगर कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पृथ्वी की गतियाँ के बारे में दिया गया है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि क्या कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है, ताकि आपका जो भी परीक्षाएं हो उसमें से सवाल अगर इस चैप्टर से पूछता है तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन को यहाँ पे बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। आपको दोस्तों पता होगा पृथ्वी दो तरह की गति करती है। एक जो गति होती है घूर्णन गति कहा जाता है, और दूसरा जो गति होता है वो परिक्रमण होता है। घूर्णन गति उसको बोलते हैं जब वो अपने अक्ष के परितः घूमता है, यानी कि अगर कि वो अपने अक्ष के परितः जब घूमेगा तो उसको बोलते हैं घूर्णन गति। और जब वो सूर्य के परिक्रमा करेगा, यानी कि सूर्य के जब चारों ओर यहाँ पे घूमेगा, तो उसको हम बोलेंगे परिक्रमण बोलेंगे, यानी कि पृथ्वी का परिक्रमण गति बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2-3 केसेस बनते हैं इसके ऊपर में। यहाँ पे अगर कि आप इस इमेज को देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे 3-4 केसेस बनते हैं। पहली बात, जब ये सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमेगा तो किसी एक समय में पृथ्वी का आधा हिस्सा ही सूर्य के सामने होगा, जैसे कि आप इस इमेज में भी देख पा रहे होंगे। बाकी जो आधा हिस्सा जो होगा वहाँ पे अंधेरा होगा, वहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पा रहा होगा। ठीक है, तो जहाँ से ये चीज़ डिवाइड होता है कि जिस आधे हिस्से पर सूर्य का प्रकाश रहेगा और जिस आधे हिस्से पर अंधेरा रहेगा, उस मतलब डिवाइडिंग पॉइंट को बोलते हैं प्रतिदीप्त वृत्त बोला जाता है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा कि जिस हिस्से पे प्रकाश सूर्य का प्रकाश जाएगा वहाँ पे दिन रहेगी, बाकी जिस भी एरिया में प्रकाश नहीं जाएगा वहाँ पे क्या रहेगी, अंधेरा रहेगा, यानी कि रात रहेगा। तो अमूमन यही चीज़ें दिए गए हैं। ठीक है, और एक बात और भी पता होना चाहिए, जो पृथ्वी का जो घूर्णन गति होता है, घूर्णन गति कब कितना घंटे का होता है, वो 24 घंटे का होता है। यहाँ पे 24 घंटे का होता है। 24 घंटे से कुछ ज़्यादा होते हैं, लेकिन सहूलियत के लिए हम यहाँ पे 24 घंटे मानते हैं। ठीक है, बाकी जो इसका परिक्रमण काल होता है, यानी कि जितना समय में ये सूर्य का चक्कर लगा लेता है, वो टोटल जो समय होता है कितना, 365 दिन का समय होता है, यानी कि 1 साल का समय होता है। ठीक है, आई होप कि इतना बातें समझ गए जो कि एनसीईआरटी बुक्स में दिया गया है। यही बातें देखिए मैं यहाँ पे अच्छे से लिख दिया हूँ कि क्या कुछ यहाँ पे आपका बुक्स में दिया गया है। ठीक है, पहले तो बता दें, आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को बता दें, जो भी लोग यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बीपीएससी का सिलेक्शन किट लॉन्च हो गया है, जिसमें कि कंप्लीट आपका नोट्स रहने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 के रिगार्डिंग। यहाँ पे अगर इसमें देखिएगा कि क्या क्या कंटेंट मिलेगा। इसमें एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का बुक समरीज मिलेंगे, जैसे कि आप इस वीडियो में भी देख पा रहे होंगे। एससीईआरटी बुक का भी 6 से 12 तक का आपका चैप्टर वाइज यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। और उसके बाद जो मिलेंगे इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पीडीएफ्स, एमसीक्यूज वगैरह सब इसमें मिलेंगे। बाकी सब्जेक्ट वाइज जो है इंपोर्टेंट एमसीक्यूज, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर और उसके रिलेटेड एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बिहार स्पेशल का नोट्स, टॉप 500 करंट अफेयर जो कि एग्जाम से पहले प्रोवाइड होंगे, बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जो भी एमसीक्यूज आए हैं उसको विद आंसर पीडीएफ, और ईवीएस का यहाँ पे जो भी सवाल आते हैं उसका नोट्स और पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये एक पूर्णतः आपका नोट्स होगा कि घर बैठे आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको पढ़कर अच्छे मार्क्स से यहाँ पे इस परीक्षा को आप पास कर सकते हैं। तो जिनको भी चाहिए होगा ये सारा सिलेक्शन किट, आप दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से एसएस क्लासेस का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। या किसी और भी तरह के आपके अगर के जानकारी चाहिए होगा तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अभी एक ऑफर भी चल रहा है, अगर कि आप अभी इसको बाई करते हैं तो आपको 200 रुपये का यहाँ पे इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है,
उसके लिए आपको क्या करना होगा कि अगर कि आप जैसे ही एप्लीकेशन से परचेज करने के लिए लिंक पर जाते हैं तो वहाँ पे आपको कूपन कोड न्यू 100 अप्लाई करना है। जैसे ही आप न्यू 100 अप्लाई कीजिएगा ये 200 रुपये का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। याद रखिएगा ये जो न्यू 100 है वो पहले 100 लोगों पर ही लागू होगा, ठीक है। तो जिनको भी चाहिए होगा अभी अगर आप परचेज करते हैं तो 399 में ही आप इसको अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अपने विषय वस्तु की ओर चलते हैं। जैसा कि पता होगा मैंने आपको बता दिया पृथ्वी दो तरीका के गति करती हैं, एक घूर्णन गति करते हैं जो कि अपने अक्ष पर घूमते हैं, और जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं उसको यहाँ पे परिक्रमण गति करते हैं, ठीक है। आगे हम अगर के आगे चलिएगा तो थोड़ा सा मतलब सेशन हो जाता है तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर के पृथ्वी अपना परिक्रमण गति रोक दे और घूर्णन गति रोक दे तो आखिर क्या पृथ्वी पर चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। पृथ्वी का जो अक्ष जो होता है वो एक काल्पनिक रेखा होता है, जैसे कि अक्षांश और देशांतर के क्लासेस में मैंने आपको बता दी है कि जो उसका तल होता है यानी कि जो ये अक्ष होता है वो कोई ऐसे मतलब पृथ्वी पर जाकर देखिएगा तो कोई ये अक्ष नहीं है, इसको कल्पना किया जाता है कि एक अक्ष ऐसे होकर गुजरेगा तो हम अच्छे से पृथ्वी को अध्ययन कर सकते हैं। इसके लिए अक्ष हम माने हुए हैं अपने ऊपर, ठीक है। उसके बाद जो कक्षीय सतह से जो ये एंगल बनाता है वो 66.5 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनाता है। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ होते हैं, एक होता है कक्षीय उसका एंगल होता है और एक होता है वो यहाँ पे जो अक्षीय एंगल होता है। तो अक्षीय और कक्षीय ये दो जो चीज़ें हैं ये आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। पृथ्वी जो है अपने कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनाती है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और अपने अक्ष से यानी कि अक्षीय जो एंगल बनाती है वो यहाँ पे 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है। जब ये दोनों को आप जोड़िएगा तो यहाँ पे टोटल जो एंगल्स आते हैं वो 90 डिग्री का एंगल्स बनाते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे जैसे हमारा ये उत्तरी ध्रुव है और यहाँ पे ये दक्षिणी ध्रुव है, और अगर कि ये हम अपना ये मानते हैं कि ये कक्षीय समतल है यानी कि बराबर में है, तो ये जो एंगल होगा यानी कि कक्ष से जो इसका एंगल बनाएगा वो 66.5 डिग्री का बनाएगा। वही अगर कि आप ध्रुव से एंगल देखिएगा इसका तो जो यानी कि जो अक्षीय एंगल होगा इसका वो 23.5 डिग्री का यहाँ पे ये चीज़ होगा। आई होप कि आप बातें ये समझ गए होंगे, ठीक है। वही अगर के यहाँ पे देखिएगा पृथ्वी का आकार गोल होने के समान में एक समय में सिर्फ आधे भाग पर ही सूर्य के रोशनी पड़ता है, जैसे कि मैंने बताया जिस पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा वहाँ पे दिन रहेगा, बाकी आधे भागों पर यहाँ पे रात रहेंगी। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को डिवाइड करता है उसको प्रतिदीप्त वृत्त बोलते हैं, मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। और पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लगती है जिसको घूर्णन गति बोलते हैं। और देखिए यही घूर्णन गति के कारण दिन और रात होंगे। अगर के पृथ्वी इस दिशा में घूमना ही बंद कर दे तो पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने रहेगा तो वहां पे तो दिन रहेंगे, ठीक है। बाकी जो हिस्सा अगर के उसके विपरीत साइड में रहेंगे यानी कि उसके अपोजिट साइड में रहेंगी वहाँ पे हमेशा अंधेरा रहेगा यानी कि रात रहेगा। तो यहाँ पे अगर के पृथ्वी अपना घूमना रोक देती है तो यहाँ से बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। जो भाग पृथ्वी के सामने यानी कि सूर्य के सामने रहेंगे वहाँ पे तो वनस्पति उपजेगी, वहाँ पे जनजीवन बहुत बढ़िया तरीक़ा से रहेंगे, वहाँ पे दिन रहेगा, सूर्य के प्रकाश रहेगा, जो भी आपका यहाँ पे खाद्य चक्र चलता है वो चलते रहेगा। बाकी जो उसका अपोजिट साइड में है वहाँ पे जनजीवन होना मुश्किल है, क्योंकि जो भी पेड़ पौधे पादप्स होते हैं उनको उगने के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है, और जब से यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा नहीं तब से यहाँ पे कोई भी वनस्पति उगेगा नहीं, वहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पे सब गड़बड़ हो जाएंगी। इसीलिए घूर्णन रोकने की वजह से समझिए कि एक तरफ पृथ्वी का दूसरा हिस्सा बंजर पड़ सकते हैं जबकि दूसरा हिस्सा में हरियाली रह सकते हैं। तो सबसे मेजर कारण आपका ये होगा घूर्णन को रोकने से, ठीक है। और के यहाँ पे परिक्रमण अगर के पृथ्वी यहाँ पे रोक देती है यानी कि ये अपने जो चारों ओर, जैसे कि मैंने बताया कि सूर्य के जब ये चक्रमा एक सेकेंड सूर्य के जब ये चारों ओर जब घूमता है, अगर सूर्य का चारों ओर घूमना बंद कर दे तो यहाँ पे सूर्य का जो यहाँ पे पृथ्वी पर जो ऋतु का परिवर्तन होता है, जैसे कि पता होगा गर्मी सर्दी बरसात ये सब जो ऋतु आएंगी वो भी मतलब बंद हो जाएंगी, ठीक है। आगे इसके बारे में और अच्छे से बात करते हैं। जो इसका परिक्रमण करने का दोस्तों यहाँ पे समय होता है यानी कि सूर्य का परिक्रमा करने का जो समय होता है वो 365 दिन होते हैं। 365 दिन एग्जैक्ट नहीं होते हैं, 365 दिन और 6 घंटे होते हैं। यही 6 घंटे 4 साल में अगर कि यहाँ पे आप ऐड कीजिएगा तो ये 24 आवर होते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएंगे 24 आवर। तो वही 4 साल के बाद 24 आवर जाने के बाद एक यहाँ पे दिन और ऐड हो जाता है, तो वो जो दिन हो जाता है 366
दिन हो जाता है, यानी कि फरवरी में एक दिन को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, और वही जो जिस साल में 366 दिन होते हैं उसको लीप ईयर बोलते हैं। आई होप कि ये बातें जितना भी मैंने बताए हैं वो आप लोग समझ गए हैं। ये नोट्स जिनको भी चाहिए होगा, जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये नोट्स भी आपको एसएस क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाकर इसको परचेज करके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे आपका बुक्स में भी बहुत ही बेहतरीन तरीका से लिखा हुआ है। जैसे कि अगर आप ये सब जो नोट्स मैंने बनाए हुए हैं ना, आप देख पा रहे होंगे, यही सब में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जो भी सब चीज़ें थी, यहाँ पे मैंने अच्छे से यहाँ पे लिख दी हैं, ठीक है। उसके बाद अगर के यहाँ पे आर्यभट्ट के बारे में आप सुने होंगे, तो आर्यभट्ट एक खगोल शास्त्री थे जिन्होंने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर यह घूर्णन करती है, यानी अपने अक्ष पर घूमती है 24 आवर में। ये चीज़ कौन बताया था? तो आर्यभट्ट ने बताया था। आप लोग याद रखिएगा, सवाल ये पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे वही चीज़ आपके बुक्स में भी दिए गए हैं कि 6-6 घंटे मिलकर ये 24 घंटे के बराबर हो जाती है, इसलिए फरवरी में एक दिन जोड़ दिया जाता है, और इसी प्रकार फरवरी माह में 28 दिन के बदले में 29 दिन हो जाते हैं, और टोटल जो दिनों की संख्या हो जाती है 366 हो जाती है, और उसको यहाँ पे लीप ईयर बोलते हैं। आई होप कि यहाँ तक बातें जो मैंने बताई आपको एकदम नीट एंड क्लियर से समझ में आया होगा। अब यहाँ से देखिए, घूर्णन के बारे में तो आपने समझ लिए कि ओवरव्यू आपके बुक्स में घूर्णन से क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि परिक्रमण में क्या क्या केस बनते हैं। अगर के देखिएगा, पृथ्वी पर 4 तरीके की ऋतुएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतु होते हैं। और ये जो 4 ऋतु होती हैं, इसका मेन कारण है पृथ्वी का परिक्रमण, मेन कारण है, ठीक है। जो ऋतु में परिवर्तन होता है वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमने की स्थिति के परिवर्तन के कारण होता है। अब देखिए, यहाँ से पृथ्वी के घूर्णन का जो क्रिया होता है, उससे हम यहाँ पे 4 तरीक़ा से इसको डिवाइड करते हैं। आप लोग अगर के स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो अच्छे से यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा क्या होता है। सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 21 जून का। यहाँ से 21 जून का सिनेरियो आप कभी से भी स्टार्ट कीजिएगा, आप सेम चीज़ होंगे। जैसा कि पता होगा दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री में यहाँ पे झुकाव होता है। कितना? 23.5 डिग्री। और यहाँ पे आपका प्यारा यहाँ पे सूरज है। देखिए, यहाँ पे अगर के 21 जून का दिन हम देखते हैं, तो यहाँ पे जो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव होता है, यानी कि जो ऊपर का उत्तरी ध्रुव होता है, वो सूर्य के तरफ झुके रहने के कारण यहाँ पे हमेशा सूर्य के प्रकाश क्षैतिज रूप से पड़ते रहेंगे, जिसके वजह से उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का यहाँ पे दिन रहेंगे और 6 महीने के रात रहेंगे। 6 महीने अब कैसे हुए? देखिए, 4 ऋतुएं होती हैं, और इसको एक ऋतु से दूसरे ऋतु में जाने में यहाँ पे कितना आपको 3 महीने का समय लगेंगे। यानी कि अगर के 3 महीने में अगर के यहाँ पे आता है तो अपना एक स्थिति का परिवर्तन करेगा। अगले 3 महीने में यहाँ पे आपका स्थिति परिवर्तन करेगा पृथ्वी। नेक्स्ट 3 महीने में अपना स्थिति परिवर्तन करेगा। तो यहाँ पे भी और भी आगे चल के थोड़ा सा धीरे धीरे हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे जो क्या होता है, 21 जून में उत्तरी ध्रुव पर हमेशा 6 महीने के सूर्य के प्रकाश पड़ते रहती है, इसीलिए इसको उत्तर अयनांत बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो यहाँ पे ये आपका एरो दिखाया गया है, या ये है प्रतिदीप्ति वृत्त, यानी कि इसके इस क्षेत्र पर दिन रहेगा और इसके अपोजिट क्षेत्र पर यहाँ पे रात रहेगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि विषुवत वृत्त के ऊपर में भी जितने भी क्षेत्र हैं, यहाँ पे कर्क रेखा तक, कर्क रेखा किसको बोलते हैं? लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि 23.5 डिग्री का जो उत्तरी अक्षांश होता है उसको कर्क रेखा बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना, सूर्य के प्रकाश डायरेक्ट पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे गर्मी, अत्यधिक गर्मी पड़ती है। वही अगर के 6 महीने के बाद जैसे ही आते हैं, यानी कि इस परिवर्तन में जब आते हैं, तो 6 महीने के बाद जो उत्तरी गोलार्ध होता है, उत्तरी गोलार्ध वो सूर्य से दूर चला जाता है, ठीक है। सूर्य से जब दूर चला जाएगा तो और यहाँ पे देखिएगा, और इसका जो झुकाव हो जाता है वो दक्षिणी जो ध्रुव होते हैं, यानी कि दक्षिणी जो गोलार्ध होता है वो सूर्य के नज़दीक आ जाता है, जिससे यहाँ पे 6 महीने का दिन होगा और बाकी उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का रात हो जाएगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होने की वजह से इसको दक्षिण अयनांत के नाम से जानते हैं, जो कि 22 दिसंबर का समय आता है। अगर कि आप 21 जून में 6 महीना ऐड कीजिएगा, 6 मंथ ऐड कीजिएगा, तो वो 22 दिसंबर का समय आएगा, ठीक है। आई होप कि आप बातें समझ गए होंगे। यहाँ पे जो होता है आपका विषुवत वृत्त से लेकर कर्क रेखा तक में आपको डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश पड़ता है। कब? 21 जून को। इसीलिए यहाँ पे जो दिन होती है वो बड़ा होता है और रात होती है जो छोटी होती है। वही अगर के
22 दिसंबर का केस में देखिएगा, ये जो होता है यहाँ पे मकर रेखा और विषुवत रेखा के जो क्षेत्र होता है वहाँ पे सूर्य का प्रकाश ज़्यादा पड़ता है, इसीलिए वहाँ पे दिन बड़ा होता है और रात छोटा होता है। आई होप कि ये जो केसेस मैंने बताएं उतना समझ गए। वही अगर के 21 जून के 3 महीने के बाद आप देखिएगा तो यहाँ पे 22 सितंबर का समय आता है। 22 सितंबर में यहाँ पे देखिएगा तो आपको अगर ये 3D रहता तो और अच्छे तरीके से मैं आपको बता सकता था। यहाँ पे एक और क्या केस बनते हैं, यहाँ पे जो होते हैं ना 22 यानी कि 23 सितंबर को 21 जून से 3 महीने के बाद 3 मंथ बाद जब आता है 23 सितंबर, तो यहाँ पे विषुवत वृत्त पर सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट रूप से पड़ता है। और जब विषुवत वृत्त पर पड़ता है इसीलिए इसको विषु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषु बोलते हैं। और ये चीज़ 2 बार होता है 6-6 महीना में। एक होगा आपका 23 सितंबर को और एक होगा 21 मार्च को। तो 21 मार्च को भी यहाँ पे विषु बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और आपको नज़र आ रहा होगा, एक केस बन रहा होगा विषु के केस में। क्या है कि जब 21 मार्च को आएगा तो वो सूर्य के प्रकाश जो है दक्षिणी ध्रुव पर ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर नहीं, यहाँ पे आपको उत्तरी ध्रुव पर ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि आप ये थोड़ा सा 2D में है इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। ये जो क्षेत्र होगा ये ज़्यादा होगा क्योंकि पृथ्वी का झुकाव है जो 23.5 डिग्री आपको अपने अक्ष पे है, इसकी वजह से। इसीलिए यहाँ पे उत्तरी ध्रुव को बसंत ऋतु होगा और दक्षिणी ध्रुव पर यहाँ पे शरद ऋतु होगा। जस्ट अपोजिट उसके अगर के आप जाते हैं यहाँ पे 23 सितंबर के दिन में, तो उत्तरी ध्रुव पर जो होगा वो शरद ऋतु होगा और दक्षिणी ध्रुव पर जो होगा वो बसंत ऋतु होगा। आई होप कि जो बातें मैंने ओवरव्यू बताएं आप इतना समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं कि आपके यहाँ पे और भी क्या क्या चीज़ बन सकते हैं। 21 जून का जैसा कि मैंने बताया, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ होता है। ये केस के बारे में बोल रहा है कि यहाँ पे जो है ये सूर्य की तरफ होता है। ठीक है, यहाँ पे सूर्य की जो किरणें होती है कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसके वजह से यह क्षेत्र में ऊष्मा अधिक होती है। ठीक है, मैंने अच्छे से इसको आपको समझा दिया है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में यहाँ पे ऊष्मा कम होती है, क्योंकि वहाँ पे जो सूर्य की किरणें होती है यहाँ पे तिरछी होती है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यहाँ पर तो हमेशा 6 महीना अंधेरा रहता है, यहाँ पर जो चीज़ें होंगी वो तिरछी सूर्य रेखा पड़ती है, सूर्य का प्रकाश। उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की तरफ झुका होता है। उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर 6 महीने लगातार दिन होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसीलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। यानी कि जो विषुवत रेखा होती है, विषुवत वृत्त होता है, उसके उत्तरी भाग पर यहाँ पे गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती है। और पृथ्वी के इस जो घटना होती है, अवस्था होती है, उसको उत्तर अयनांत कहते हैं। मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से ये सारा चीज़ों को समझा दिया। अब 6 महीने के बाद 21 जून के 6 महीने के बाद अगर के देखिएगा तो सेम चीज़ वैसे ही होता है, लेकिन जस्ट अपोजिट होता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव में सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग पर प्रकाश होती है यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन होते हैं और यहाँ पे रातें जो होती है ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक है, रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक है, इसके विपरीत यदि उत्तरी गोलार्ध में होती है तो पृथ्वी के इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है, जैसे कि मैंने समझा दिया बहुत बेहतरीन तरीके से। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए इसका ये भौगोलिक मैप अगर के आपके पास होगा तो उसको ओपन करके देख सकते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया पड़ता है ना, कहीं इधर साइड में आपको पड़ेगा। तो ऑस्ट्रेलिया का साइड जो होता है वो गर्मी के दिन में ग्रीष्म ऋतु होती है। वही अगर के भारत में देखिएगा तो भारत में उस समय कड़ाके की ठंड होती है, इसीलिए जो ऑस्ट्रेलिया में होता है यहाँ पे गर्मी के दिन में आपका क्रिसमस मनाया जाता है। ये सवाल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसीलिए आप लोग याद रखिएगा। और मैंने आपको बताएं 21 मार्च और 23 सितंबर का केस कि यहाँ पे जो होता है सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था को कोई भी जो मतलब होता है ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुकता है, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं और इसे विषु कहते हैं। जो ये वाला चीज़ मैंने बताएं कि जो यहाँ पे बता देते हैं यहाँ पे, यानी कि 23 सितंबर और 21 मार्च का जो मैंने केस बताएं आपको कि यहाँ पे क्या है ना कि पृथ्वी
तो इधर साइड में झुकी हुई है। तो यहाँ से और इधर में झुकने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो सूर्य के प्रकाश होते हैं इसके बगल वाले क्षेत्र में पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो विषुवत रेखा पर डायरेक्ट सूर्य पड़ते हैं, इसी की वजह से ये दोनों क्षेत्रों में दिन और रात बराबर होते हैं। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, ये सब भूलिएगा नहीं कॉन्सेप्ट, अगर के आप लोग सीखे रहिएगा तो ठीक है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। शरद ऋतु क्यों होती है, बसंत ऋतु क्यों होती है, मैंने बता दिए हैं आपको। वही अगर के जस्ट अपोजिट में जाइएगा 21 मार्च के स्थिति में कि इसके विपरीत होती है, और उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु या दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। अब देखिए, पृथ्वी अगर के अपना परिक्रमण रोक दे तो क्या होगा। सबसे पहली बात, अगर के पृथ्वी अपना परिक्रमण रोक देती है तो ये जितना भी चक्र आप लोग देख रहे हैं, ये जो जितना भी जाल अगर आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये केसेस बनेंगे ही नहीं बनेंगे। किसी भी एक स्थिति में पृथ्वी रुका रहेगा। मान के चलिए कि इस स्थिति में पृथ्वी जाकर रुक गया, यहाँ से पृथ्वी घूम नहीं रहा है, तो दिन और रात तो होंगे। इस क्षेत्र में प्रकाश है तो इस क्षेत्र में तो प्रकाश होंगे, लेकिन ऋतु में परिवर्तन नहीं होंगे। जो ये कंडीशन है, ये कंडीशन नहीं आएंगे, ये कंडीशन नहीं आएंगे, ये कंडीशन नहीं आएंगे। यानी कि सबसे जो मेजर कारण होगा, ऋतु परिवर्तन नहीं होगा। जो क्षेत्र मान चलिए अगर के ठंडी का क्षेत्र है तो वहाँ पर हमेशा ठंडी ही होगी, बरसात है तो हमेशा बरसात ही होगी। आपका मौसम बदलने वाला नहीं है, क्योंकि मौसम का जो बदलाव हो रहा है वो परिक्रमण के कारण ही हो रहा है। 3-3 महीना में अपना पृथ्वी का यहाँ पे स्थिति चेंज हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। तो सबसे कारण घूर्णन और परिक्रमण में आप लोगों ने समझ लिए यहाँ पे। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अब जैसे ही आइएगा तो इस चैप्टर जैसे ही यहाँ पे समाप्त हो जाता है, और आपका कुछ MCQs दिए हैं, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे पहला जो सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति क्या कहा जाता है। घूर्णन जो होता है वो अपने अक्ष पर यहाँ पे घूमता है, जैसे कि मैंने बताया, और जो परिक्रमण होता है वो सूर्य के चारों तरफ घूमना परिक्रमण कहलाता है। ठीक है। अगला जो सवाल आपके बुक्स में दिया गया है कि सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है। तो मैंने आपको बताया कि जो सूर्य की किरणें होती है विषुवत वृत्त पर 21 मार्च को डायरेक्ट पड़ती है। अगर के यहाँ पे एक और यहाँ पे अगर इसमें 6 महीने और जोड़ दें, जो मैंने आपका ये केस बताएं, तो यहाँ पर भी सूर्य का यानी कि 23 सितंबर, अगर के 23 सितंबर को भी देखिएगा, एक सेकंड इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, यानी कि 23 सितंबर को भी देखिएगा, और ये क्या हो गया 21 मार्च को। अगर के ये दोनों ऑप्शन में दिए रहेंगे ना कि पृथ्वी के विषुवत वृत्त पर कब डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश पड़ती है, तो यहाँ पे दोनों ये आपको समय आपको यहाँ पे टिक लगाना होगा, 21 मार्च भी 22 सितंबर भी। लेकिन अगर कि आप बुक्स में देखिएगा तो आपका एक ही ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसीलिए आपका 21 मार्च वाला ये सवाल यहाँ पे आंसर ये सही होंगे। अगला सवाल देखिए दिया गया है कि ग्रीष्म में यानी कि गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है। तो ये जो मनाया जाता है कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी के किस गति के कारण होता है, तो वो जो होता है परिक्रमण के कारण होता है। और यहाँ पे जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 समाप्त होता है। इससे बेहतरीन पूरा यूट्यूब पर आप देख लीजिएगा ना, तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड का वीडियो नहीं मिल पाएगा, खास करके बिहार शिक्षक बहाली और भी NCERT सीरीज में। ठीक है। अब यहाँ पे एक चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है, तो इसी के साथ में हम यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। मानचित्र। मानचित्र मतलब आप समझ गए होंगे कि मैपिंग के बारे में यहाँ पे दिया गया होगा कुछ, तो वही चीज़ है। देख लेते हैं कि मैपिंग कितने तरह का होता है। मैपिंग देखिए दोस्तों, जो मानचित्र होता है वो अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे में हो गया भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र। जो भौतिक मानचित्र से आप देख पा रहे होंगे कि यानी कि किसी भी क्षेत्र, किसी भी एरिया, किसी भी भूभाग को फिजिकल रूप से दर्शाना भौतिक मानचित्र कहा जाता है। भौतिक मानचित्र में हम पर्वत, पठार, मैदान, नदी एगार वगैरह को यहाँ पे दर्शाते हैं, या किसमें, भौतिक मानचित्र में। वही अगर के राजनीतिक मानचित्र में आइएगा तो किसी भी राज्य का क्षेत्र दर्शाने के लिए, नगर, शहर, गांव और विश्व की बाउंड्रीज को दर्शाने के लिए यहाँ पे पॉलिटिकल मैप का यूज करते हैं। ठीक है। और एक जो होता है थीमेटिक मानचित्र होता है। थीमेटिक मानचित्र से आपको मतलब नाम से ही पता चल रहा होगा, किसी भी थीम बेसिस, यानी भी किसी भी क्षेत्र में किसी खास चीज़ों को दिखाना रहता है। यानी कि लिख देते हैं किसी खास चीज़ में मान के चलिए रोड हो सकते हैं, या वो वर्षा का क्षेत्र हो सकता है, या केवल और केवल उद्योग हो सकता है, केवल और केवल जंगल हो सकता है। तो ये जो चीज़ें हो गई, ये जो चीज़ें मैंने बताएं, मतलब किसी एक चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना, उसको थीमेटिक मानचित्र बोलते हैं। ठीक है। आई होप कि आप समझ गए हो इतना। अब बताइए मानचित्र बनाते समय किन किन बातों को आप ध्यान रखिएगा। तो लाजमी सी बात है, उसमें आप दूरी देखिएगा, दिशा देखिएगा और उसका प्रतीक देखिएगा। ठीक है।
आपको अब एक और दिमाग में चीज़ आ रहे होंगे कि दूरी को किस तरीक़ा से हम दर्शाते हैं मैप के ऊपर में। मैप में ऊपर में जैसे कि पता होगा, मान के चलिए एशिया का मानचित्र यहाँ पे बनाना है, तो एशिया के मान के चलिए कि अगर 500 किलोमीटर का एरिया हमको दिखाना है, तो मैप हम जो बनाएंगे उसको 5 सेंटीमीटर में डिनोट करेंगे। तो एक अनुपात के रूप में हम लेकर उसको दूरी को दर्शाते हैं, ताकि भविष्य में जब यहाँ पे नापना भी हो तो वहाँ से कोई भी दिक्कत ना हो। अगर 5 सेंटीमीटर के मैप से हम मापते हैं तो पृथ्वी पर 500 किलोमीटर के बराबर हम मापेंगे। तो ये दूरी का ये होता है, अनुपात में हमेशा लिया जाता है, ठीक है। अगर दिशा में आइएगा तो हमेशा करेक्ट दिशा रहना चाहिए कि पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, तो यही सब चीज़ें दिया गया है। और जो दिशा सूचक दोस्तों एक जो यंत्र होता है वो हमेशा उत्तर और दक्षिण की ओर यहाँ पे दर्शाया जाता है। और देखिए अब यहाँ से मैप के बारे में एक और भी चीज़ें होती हैं कि मैप ना विश्वव्यापी भाषा है, यानी कि दुनिया में कहीं भी जाइएगा मैप उसी तरीक़ा से मिलेंगे जिस तरीक़ा से मान चलिए ऑस्ट्रेलिया में मिले, और उसी तरीक़ा से आपको भारत में भी मिले। तो ये जो मैप है ना पूरा देश के लिए एक होता है। इसमें कुछ रूढ़ प्रतीक दिए जाते हैं। रूढ़ प्रतीक मतलब आप लोग देख लीजिए रूढ़ प्रतीक क्या होता है। रूढ़ प्रतीक मतलब ये सब चीज़, अगर के यहाँ पे ये दर्शाया गया है, ये मार्क है, ये मार्क है, इसके मतलब कि यहाँ पे रेलवे लाइन है। सड़क के लिए, पक्की सड़क के लिए इस तरीक़ा से दर्शाते हैं, और कच्ची सड़क के लिए हम इस तरीक़ा से यहाँ पे दर्शाते हैं। तो ये सब जो चिन्ह है ये रूढ़ चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। पेड़ और घास के लिए यहाँ पे हरियाली को इस तरीक़े से दर्शाते हैं। तो ये सब चीज़ एक बार ओवरव्यू वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए कि सवाल कभी कभी यही उठा कर दे देगा कि ये क्या चीज़ का चिन्ह है। तो ये जो चिन्ह है आपका छतरी का चिन्ह है, ठीक है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये मंदिर हो गया, ये गिरजाघर हो गया, ये मस्जिद हो गया, और ये छतरी हो गए, ठीक है। आई होप कि इतना समझ गए। उसके बाद एक चीज़ आता है कि जब मैप बनता है तो उसमें कलरिंग किया जाता है। कौन सा एरिया को किस कलर से यहाँ पे उसको किया जाए, तो उसके लिए भी विश्व स्तर पर जब मीटिंग बुलाए गए वहाँ पे एक चीज़ निर्धारण किया गया। क्या निर्धारण किया गया कि दुनिया के किसी भी कोना में अगर के मैप बने तो उसमें कोई किसी खास चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। किस चीज़ का? अगर के जलाशय को आप डिनोट कर रहे हैं, यानी कि ऐसा क्षेत्र जिसमें पानी भरा हुआ है, उसको हमेशा से आपको नीले रंग से पेंट करना है। नीले रंग से उस एरिया को दिखाना है। अगर कि आपको पर्वत को दर्शाना है तो पर्वत को हमेशा भूरा रंग से ही दिखाना है। आप इसको काला रंग से या ग्रीन रंग से नहीं दिखा सकते हैं। पठारों वगैरह का जो होता है मैप में, उसको पीला रंग से दर्शाया जाता है। और जो मैदानी इलाका होता है, यानी कि जो हरियाली वाला इलाका होता है, उसको हरा रंग से ही दिखाना है। अगर कि आप इसको फॉलो नहीं करते हैं तो समझिए कि आप मैप गलत बनाए हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं है। आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे। यहाँ तक तो सारी बातें आप लोग जानते होंगे। अब एक आता है रेखा चित्र। रेखा चित्र क्या है? रेखा चित्र और मानचित्र दोनों लगभग समान है, लेकिन रेखा चित्र और मानचित्र में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। रेखा चित्र जो दोस्तों होता है किसी भी पैमाना पर नहीं मापा जाता है। किसी भी पैमाना का यूज नहीं किया जाता है। ये जो रेखा चीज होता है ये सोचने की क्षमता पर डिपेंड करता है। सोचने, याददाश्त, ये जो हो गया ना, याददाश्त, ये जो हो गया इस पे डिपेंड करता है। यानी कि रेखा चित्र जो है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। आप मूवीज़ वगैरह में देखे होंगे कि जब कोई आदमी जो अगर पुलिस को बयान देती है तो वो कल्प्रिट को देखा हुआ रहता है और उसको एक मैप बनाने को बुलाता है लोग कि इसका एक रेखा चित्र बनाओ। तो वो सोचता है कि मैंने क्या क्या देखा था, उसके बगल में क्या थे। तो वो जो मैपिंग करता है उसको रेखा चित्र बोलते हैं, न कि उसको मानचित्र बोलेंगे। रेखा चित्र और मानचित्र में आई होप कि आप बातें इतना समझ गए, ठीक है। और यहीं पे इस चैप्टर से मतलब जो भी इंपॉर्टेंट्स पॉइंट थे ख़त्म होता है। और एक और भी यहाँ पे चीज़ें दिया गया है कि एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब MCQs देख लेते हैं क्या कुछ आपके बुक्स में यहाँ पे दिए गए हैं कि वृक्षों के विवरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है। तो उसमें हम भौतिक में ये दिखाते हैं, फिजिकल मैप में ये चीज़ दिखाते हैं। फिर एक दिया गया है कि नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए किया जाता है, तो पानी वाले क्षेत्र को, यानी जलाशय वगैरह, तालाब वगैरह, समुंदर वगैरह दिखाने के लिए यहाँ पे हम नीले रंग का यूज करते हैं, ठीक है। दिशा सूचक का उपयोग किया जाता है किसके लिए किया जाता है कि मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। आपको पता है जो दिशा सूचक है हमेशा से ही उत्तर और दक्षिण दिशा में ये डिनोट करेगा, और यहाँ पे सूर्य से पूरब पश्चिम का पता चल ही जाएंगे। तो यहाँ से ये चीज़ें होती हैं। अगला है कि मानचित्र के लिए क्या ज़रूरत है। यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं।
मानचित्र के लिए आपको डायरेक्शंस होना ज़रूरी है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शंस नहीं दिए हैं। तो यहीं से ही आपका इस चैप्टर को यहाँ पे ख़त्म होता है, चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। नेक्स्ट में चैप्टर 5 पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगर कि आप लोगों ने यहाँ तक आ गए तो जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में बता के जाइएगा कि कैसा लगा आपका इस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।